हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औशित सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस इंट्रो के बाद अब हम सीधे अपने आज की गहन चर्चा में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा जो स्रोत है यानी प्रैक्टिस सेट 14, उसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के खनिज वैभव से लेकर उसके प्रशासन, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को डिकोड करना है। सीखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ उसके खेतों या शहरों में नहीं होती। जमीन के नीचे दबी संपदा भी बहुत कुछ तय करती है। सही कहा। मतलब दक्षिणी यूपी के जिले एक छिपे हुए ट्रेजर चेस्ट यानी खजाने के बक्से की तरह हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इसी भूगर्भ से जुड़ा है। Q1, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य कहाँ हो रहा है? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है रेणुकूट, सोनभद्र। और इसके साथ ही मैं छात्रों को बताना चाहूंगी कि ललितपुर में रॉक फॉस्फेट और झांसी में एस्बेस्टस जैसे अन्य खनिज भी इस पूरे क्षेत्र को एक मजबूत औद्योगिक रीढ़ बनाते हैं। अरे वाह, मतलब बॉक्साइट ही नहीं और भी बहुत कुछ है वहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो इसी खनिजों वाले बात पर अगला सवाल देखते हैं। Q2, खनिज नीति 1998 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है 14 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया। ये कथन गलत है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असल में 14 नहीं बल्कि 12 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया था और इसी नीति ने खनिज विकास को पहली बार उद्योग का दर्जा दिया। उद्योग का दर्जा मिलना तो सच में एक गेम चेंजर रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव था वो। संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? सही उत्तर है मिर्जापुर। मिर्जापुर तो है ही, लेकिन सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा छूता है। और अगर हम ललितपुर की बात करें तो वहाँ तांबा और यूरेनियम मिलता है। रुकिए, यूरेनियम यूपी में? हाँ, बिल्कुल। ये तो छात्रों के लिए सच में हैरान करने वाला तथ्य है। चलिए इस भूगर्भ की गहराई में थोड़ा और चलते हैं। Q4, सिलिमेनाइट का लघु भंडार कहाँ है? सही उत्तर है सोनभद्र। इसके अलावा डोलोमाइट और पायरोफिलाइट जैसे खनिज भी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में काफी फैले हुए हैं। डोलोमाइट मतलब आधुनिक इमारतों की बुनियाद। सही कहा आपने। अब कुछ ऐसी चीजों पर आते हैं जो सीधे हमारे घरों में दिखती हैं। Q5, खिलौने और बर्तन बनाने वाला चाइना क्ले कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर है मिर्जापुर और वाराणसी। इसके साथ ही ललितपुर में प्लैटिनम और ग्रेनाइट भी मिलता है जो इस क्षेत्र की विविधता को और बढ़ा देता है। तो अगर हम देखें, दर्शकों के लिए ये एक बहुत स्पष्ट तस्वीर है। लोग अक्सर यूपी को सिर्फ खेती से जोड़ते हैं, जबकि ये खनिज उत्पादन में देश में 10वें स्थान पर है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ खनिज होने से तो काम नहीं चलता ना। संसाधनों को संभालने के लिए एक मजबूत प्रशासन भी चाहिए होता है। एकदम सही। प्रशासन ही तो वो ढांचा है जो इन संसाधनों को सही दिशा देता है। तो चलिए जमीन के नीचे से निकलकर अब सत्ता के गलियारों में चलते हैं। Q6, 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी का नया नाम क्या था? सही उत्तर है पश्चिमोत्तर प्रांत। 1834 में बनी इस प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ थे, जो ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक पकड़ का एक बहुत प्रमुख कदम था। चार्ल्स मेटकाफ। और फिर ये पकड़ धीरे धीरे शिफ्ट होती गई। हाँ, राजधानियों का सफर बदलता रहा। इसी सफर से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। Q7, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कब कहा जाने लगा? सही उत्तर है 1902। अगर हम सफर देखें तो राजधानियां आगरा से प्रयागराज और फिर लखनऊ तक गईं और अंततः 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम मिला। अब आधुनिक काल की बात करें तो प्रशासन के साथ न्याय भी जरूरी है। Q8, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? सही उत्तर है 7 अक्टूबर 2002। और इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे। सही बात है। अब थोड़ा लोकतंत्र के आंकड़ों पर आते हैं। Q9, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज में 12 सीटें हैं और यहाँ आजमगढ़ के बराबर सर्वाधिक 8 तहसीलें भी हैं, जो इसके बड़े आकार को दिखाती हैं। 12 सीटें मतलब ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र है। बिल्कुल।
और सिर्फ राजनीति ही नहीं, न्याय का भी केंद्र है। हाँ, उसी पर हमारा अगला सवाल है। Q10 उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है प्रयागराज। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, जिसे 1869 में प्रयागराज लाया गया। एक मिनट, यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है मुझे। कैसा पैटर्न? अगर छात्र ध्यान दें तो प्रयागराज और आगरा बार बार इतिहास में एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। हाँ, ये तो है। राजधानी आगरा से प्रयागराज गई, हाई कोर्ट आगरा से प्रयागराज गया। ये किसी दिलचस्प रस्साकशी, मतलब टग ऑफ वॉर जैसा लगता है। सत्ता के संतुलन की कोशिश कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। खैर, अब शहरों के प्रशासन की बात करते हैं। Q11 नगर निगम में सभासदों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 60 से 110। यूपी में कुल 17 नगर निगम है। पहला कानपुर था जो 1959 में बना, और सबसे नया शाहजहांपुर है जो 2018 में बना। शाहजहांपुर सबसे नया है, ये एक अच्छा फैक्ट है याद रखने के लिए। हाँ, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, Q12 कौन सा नगर निगम नहीं है? सही उत्तर है कुशीनगर। देखिए, कुशीनगर एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है, जबकि अयोध्या और मथुरा जैसे जो धार्मिक स्थल है वो अब नगर निगम है। तो इसका मतलब ऐतिहासिक होने का मतलब ये नहीं कि वो नगर निगम भी हो। बिल्कुल, उसके लिए आबादी और शहरी ढांचा भी जरूरी होता है। सही कहा। तो दोस्तों, हमने प्रशासनिक ढांचा तो देख लिया, लेकिन प्रशासन सिर्फ जमीन और इमारतों पर राज करता है। हाँ, और कला लोगों के दिलों पर राज करती है। क्या बात है, एकदम सटीक। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, माटी की लय और लोक स्वर। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है क्योंकि इसमें जमीन की असली खुशबू है। बिल्कुल। तो Q13 साधुओं द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण गीत कौन से हैं? सही उत्तर है निर्गुण, पूरण भगत, भर्तृहरि, ये सभी। ये गीत संतों द्वारा वैराग्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों को दर्शाने के लिए गाए जाते हैं। जीवन के गूढ़ रहस्य। और अब थोड़ा लोकगीतों की तरफ मुड़ते हैं। Q14 यूपी का लोकगीत कौन सा नहीं है? सही उत्तर है ढोला मारू। हाँ, क्योंकि पूर्वांचल का बिरहा और कजरी और ब्रज क्षेत्र का रसिया यूपी की असली सांस्कृतिक पहचान है। ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू तो शायद राजस्थान की तरफ का है, राइट? हाँ, बिल्कुल राजस्थान का है। अब जब लोकगीत हैं तो नृत्य भी होंगे। Q15 बुंदेलखंड में फसल कटाई का नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है सैरा। जबकि अगर हम कर्मा नृत्य की बात करें तो वो सोनभद्र और मिर्जापुर की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो बुंदेलखंड में सैरा और सोनभद्र में कर्मा। हाँ, ये अंतर छात्रों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब एक और नृत्य की बात। Q16 कहरौआ नृत्य कहाँ प्रचलित है? सही उत्तर है पूर्वांचल। पूर्वांचल में बिदेसिया भी बहुत मशहूर है और जौनपुर का चौरसिया नृत्य भी काफी खास माना जाता है। अगर हम इन सभी नृत्यों और गीतों को देखें तो मुझे ये यूपी के सांस्कृतिक फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। फिंगरप्रिंट्स, ये बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, मतलब तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे भूगोल बदलता है वैसे वैसे गीत और ताल भी बदल जाते हैं। एकदम सही। बुंदेलखंड की सूखी जमीन की ताल अलग है और पूर्वांचल के मैदानों की ताल बिल्कुल अलग। लेकिन दोस्तों, हमारी ये चर्चा सिर्फ ग्रामीण या लोक कलाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, शहरों का अपना एक अलग ही अदब और इतिहास है। तो आइए चलते अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, आस्था के शिखर, आगरा का अदब और उत्कृष्टता। आगरा का नाम आते ही तो बस ताजमहल ही याद आता है लोगों को। हाँ, लेकिन आज हम आगरा की एक अलग तस्वीर देखेंगे। Q19 मिर्जा गालिब तथा उस्ताद फयाज खां का जन्मस्थल कहाँ है? सही उत्तर है आगरा। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि आगरा सिर्फ स्मारकों के लिए नहीं बल्कि उर्दू और फारसी की महानतम शायरी की भी ऐतिहासिक धरती है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आगरा सिर्फ कला में ही नहीं, लोगों को जोड़ने में भी आगे है। Q19 सुलह कुल उत्सव, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कहाँ होता है? सही उत्तर है आगरा। आगरा में इसके अलावा राम बारात और ताज महोत्सव जैसे प्रमुख आयोजन भी काफी धूमधाम से होते हैं। और आस्था की बात करें तो एक और बहुत खास जगह है वहां। Q19 राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग कहाँ है? सही उत्तर है आगरा। शिवदयाल खत्री द्वारा 1861 में स्थापित किया गया ये मठ आस्था का सच में एक बहुत ही अनूठा केंद्र है। तो छात्रों, आपने देखा, आगरा को केवल ताजमहल के शहर के रूप में देखना
उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। हाँ, ये मिर्जा गालिब सुलह कुल की एकता और राधा स्वामी मत का भी केंद्र है। बिल्कुल। चलिए अब आगरा से निकलकर वाराणसी चलते हैं। Q20 वर्तमान विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, उसका निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है रानी अहिल्याबाई ने। इंदौर की इन मराठा रानी ने 1780 में इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1780 में। ये सच में हमारी विरासत का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। खैर, विरासत के बाद अब भविष्य की बात करते हैं, और भविष्य युवाओं से है, खेलों से है। Q21 राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब हुआ? सही उत्तर है वर्ष 2005-06। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को जमीनी स्तर से निखारना। और इसी खेल के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए हमारा आज का आखिरी सवाल। Q22 खेल संस्थानों का सुमेलन कीजिए। इसका सही उत्तर मैं सीधे बता देता हूं। स्पोर्ट्स सिटी है नोएडा में, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है प्रयागराज में, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम है वाराणसी में, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनऊ में। ये जो लिस्ट है ना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे पूरा राज्य आधुनिक खेल के ढांचे को हर तरफ विकसित कर रहा है। बिल्कुल, ताकि कोई एक क्षेत्र पीछे ना छूटे। एकदम सही। तो दोस्तों, खनिजों से लेकर खेल के मैदानों तक आज हमने काफी कुछ डिकोड किया। हाँ, और अगर हम आज की इस पूरी स्रोत सामग्री का एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स तैयार करें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। वो क्या है? पहला है द मिनरल कोर, यानी सोनभद्र और मिर्जापुर का क्षेत्र, जो राज्य की औद्योगिक और भूगर्भिक रीढ़ है। बिल्कुल। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल एक्सेस, जिसमें आगरा और प्रयागराज आते हैं, जहां न्याय, कला और आस्था का संगम है। सही कहा। और तीसरा है द रिदम ऑफ द सॉइल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड का इलाका, जहां माटी की गूंज और लोक परंपराएं आज भी जिंदा हैं। वाह, ये मैट्रिक्स सच में पूरे यूपी को बहुत अच्छे से समेट लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो जो सीखने वाले आज हमारे साथ इस गहन चर्चा में जुड़े हैं, उनके लिए मेरा एक अंतिम विचार है, एक ऐसा सवाल जिस पर आपको खुद शोध करना चाहिए। बताइए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश का औद्योगिक और खनिज बाहुबल यानी सोनभद्र और मिर्जापुर का इलाका उसकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक शक्ति यानी प्रयागराज और आगरा के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेगा, तो भविष्य के भारत में इस राज्य की तस्वीर कितनी अलग और शक्तिशाली होगी। ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? दोस्तों, ये एक ऐसा विचार है जिस पर खुद रिसर्च की जा सकती है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और नई जानकारी के साथ ऊर्जावान बने रहिए।